ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। इस देश को बचाने का ठेका इस सफेद टी शर्ट वाले आदमी ने नहीं लिया है, ये हम सब का ठेका है। हम सब के बच्चे इस मुल्क में रहते हैं, इसलिए आज हम संकल्प लेने आए हैं कि ये जो 10,000 किलोमीटर आपने किए, इसको हम 10,000 गुना बनाएंगे। इस देश के कोने कोने में जाएंगे, संदेश लेके जाएंगे। ये चुनाव का मौका है और ये साधारण चुनाव नहीं है। भूल कर भी मत सोचिएगा कि ये संसद का चुनाव है, नहीं, ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव गया, बाबा साहेब का संविधान हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। इसलिए आज मौका नहीं है किंतु परंतु का। सब दोस्तों को मैं कहता हूं, जिंदगी भर हम किंतु परंतु लेके जिए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ये कमी है। कैंडिडेट तो अच्छा है, लेकिन पार्टी ने 25 साल पहले ये काम किया था। दोस्तों, आज हम अपने सारे किंतु परंतु अपनी जेब में रखने के लिए आए हैं, संघर्ष के मैदान में उतरने के लिए आए हैं। और इस मैदान में हमारा साधारण सा नारा रहेगा, वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। मोदी के मुकाबले में मुद्दा खड़ा करना है। वो कहेंगे चंदा, हम दिखाएंगे उसके पीछे वसूली का धंधा। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान और किसान। इससे लड़ी जाएगी ये लड़ाई। लंबी प्रस्तावना मैं नहीं दूंगा। जंग के मैदान में उतरने से पहले भाषण नहीं सुने जाते, बस आस्तीन ऊपर की जाती है। तो दोस्तों, हम सब उस जंग के मैदान में उतरने के लिए आज आए हैं और ये कहने के लिए कि ये देश बचाने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये डायलॉग नहीं है। मेरे जैसे लोग जिनके सफेद बाल होने शुरू हो गए हैं और जिंदगी का अंत थोड़ा सा दूर दिखाई देने लग गया है, अब एक चीज है दोस्तों, बाकी कैलकुलेशन सब लोग करेंगे, चुनावी भविष्यवाणी रोज होंगी, साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जाएंगे, रोज आपको बताया जाएगा 400 400। ये 400 नहीं है, 420 है। ये 420 का खेल है, इसमें नहीं आना है। रोज ये बातें होंगी। लोग मेरे से पूछते हैं जी कितनी सीटें आएंगी, क्या होगा। मैं कहता हूं दोस्त, आज ये पूछने का वक्त नहीं है। आज सिर्फ ये पूछना है, जब अंत समय आएगा उस वक्त हम सर उठा के कह सकेंगे, मैं नहीं, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी धोती, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या सर उठा के कह सकेगी
जब इस देश को खतरा था तो मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे दोस्त ने, मेरे गुरु ने, मेरे साथी ने वो किया जो करने की जरूरत थी। बस आज सिर्फ उसी संकल्प का समय है और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस सभा में हम मुद्दे नहीं रखेंगे। इस यात्रा ने, न्याय यात्रा ने इस देश के सामने 5 बड़े संकल्प रखे हैं। बस हम वो संकल्प रखेंगे, उस संकल्प पे 2-2 मिनट की बात होगी और हम सब एक ओथ लेकर, एक संकल्प लेके हम सब इस हॉल से बाहर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मगर उस यात्रा में 2 चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट, गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया? उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया। साउथ अफ्रीका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। तो जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ,
दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता है। और मैंने सरकार के अंदर से देखा है, जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पांस मिला कि यह ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीन कर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है।